पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं होती। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है, भूख है, बेरोजगारी है और दूसरी तरफ बंदूकें हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट है और गिरफ्तारियों का डर है। लेकिन इन सब के बीच अब एक और खतरा उभर कर सामने आया है, युद्ध का खतरा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, सवाल ये भी है कि अगर ये आग देश की सीमाओं से बाहर निकली तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या सड़कों पर उठी आवाजें अब मिसाइलों की आवाज में बदल सकती हैं? इसी सस्पेंस के बीच रविवार को ईरान की संसद से ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने खुले शब्दों में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी। संसद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने तेहरान पर सैन्य हमला किया तो इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने और शिपिंग सेंटर्स ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे, यानी सटीक लक्ष्य होंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक रणनीतिक संकेत था कि ईरान अब सिर्फ प्रतिक्रिया की नीति पर नहीं चल रहा। गलीबाफ ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर ईरान ये जरूरी नहीं मानता कि हमला होने के बाद ही जवाब दिया जाए। उनका कहना था कि अगर हमला तय है तो जवाब भी पहले दिया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हालात में कब्जे वाले इलाके यानी इजराइल और अमेरिका के सैन्य व शिपिंग ठिकाने निशाने पर होंगे। गलीबाफ ने यही नहीं कहा, उन्होंने दावा किया कि इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ टकराव की स्थिति में है। उन्होंने इन मोर्चों को नाम दिया आर्थिक युद्ध, संज्ञात्मक या नैरेटिव वॉर, सैन्य टकराव और आतंकवादी युद्ध। उनका कहना था कि ये चारों मोर्चे एक साथ सक्रिय हैं और ईरान इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लड़ाई का हिस्सा मानता है। यह बयान साफ करता है कि ईरान मौजूदा संकट को सिर्फ आंतरिक विरोध नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वॉर के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका से भी बयान आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान के लोग आज़ादी की ओर देख रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन लगातार फैलते ही जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन ईरानी जनता को समर्थन देने के लिए तैयार है। ईरान के सत्ता गलियारों में इस बयान को केवल समर्थन नहीं बल्कि सीधे हस्तक्षेप का संकेत माना जा रहा है। अब जरा ईरान के अंदर की इस तस्वीर हम समझते हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार को हुए प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। सरकार समाचार एजेंसी IRIB ने देश के अभियोजन जनरल मोहम्मद मुवाहिदी आज़ाद के हवाले से बताया है कि पश्चिमी प्रांत खैरमनशाह में हुई झड़पों में ये मौतें हुई हैं। सरकारी चैनल प्रेस टीवी के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए 200 प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार किया है और यह भी दावा किया कि उनके घरों से हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन बलों के बीच तालमेल बढ़ा दिया गया है और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को अगले स्तर पर ले जाया गया है। रादान का कहना है कि अशांति के पीछे मौजूद मुख्य जो तत्व हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा प्रदर्शनों में ज़्यादातर मौतें चाकू और धारदार हथियारों से हुई हैं और गोली चलने की दूरी बेहद नज़दीक थी। उनके मुताबिक इससे संकेत मिलता है कि ये घटनाएं सुरक्षा बलों द्वारा नहीं बल्कि प्रशिक्षित और निर्देशित तत्वों द्वारा की गई हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी। ईरानी रियाल की तेज गिरावट, बढ़ती महंगाई और बदहाल आर्थिक हालात ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे ये गुस्सा तेहरान से बाहर निकलकर कई दूसरे शहरों तक फैल गया। सरकार की ओर से अब तक किसी तरह के आधिकारिक हाथाहाथ आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ईरानी मेडिकल स्टाफ और लोकतंत्र सोर्सेस के हवाले से कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। शनिवार को मेडिकल स्टाफ ने सैकड़ों मौतों की जानकारी दी। वहीं तेहरान के एक डॉक्टर ने टाइम मैगजीन को नाम न छापने की शर्त पर बताया
कि राजधानी के 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से ज्यादातर की मौत कथित तौर पर जिंदा गोलियों से की गई। इसी बीच ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद किए जाने का मामला भी सामने आया है। लंदन स्थित इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि ईरान अब 48 घंटे से ज्यादा समय से ऑफलाइन है। संस्था के मुताबिक टेलीमेट्री डेटा साफ दिखाता है कि देशव्यापी इंटरनेट पाबंदी पूरी तरह लागू है। ये जानकारी अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है। गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट, गिरफ्तारियां और मौतें मिलकर ईरान को एक गहरे आंतरिक संकट में धकेल रही हैं। आज सिर्फ ईरान के लोग सड़कों पर नहीं हैं, ईरान जल रहा है, बल्कि कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था और सूचना के मोर्चे पर भी आग में गिरा है। संसद से आए युद्ध की चेतावनी, अमेरिका का खुला समर्थन, सड़कों पर बहता खून और इंटरनेट की खामोशी ने यह सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यह सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संकट ईरान की सीमाओं में सिमटता है या पूरे पश्चिम एशिया को अपनी झपेट में ले लेता है। पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं होती। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है, भूख है, बेरोजगारी है और दूसरी तरफ बंदूकें हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट है और गिरफ्तारियों का डर है। लेकिन इन सब के बीच अब एक और खतरा उभर कर सामने आया है, युद्ध का खतरा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, सवाल ये भी है कि अगर ये आग देश की सीमाओं से बाहर निकली तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या सड़कों पर उठी आवाजें अब मिसाइलों की आवाज में बदल सकती हैं? इसी सस्पेंस के बीच रविवार को ईरान की संसद से ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने खुले शब्दों में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी। संसद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने तेहरान पर सैन्य हमला किया तो इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने और शिपिंग सेंटर्स ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे, यानी सटीक लक्ष्य होंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संकेत था कि ईरान अब सिर्फ प्रतिक्रिया की नीति पर नहीं चल रहा। गलीबाफ ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर ईरान ये जरूरी नहीं मानता कि हमला होने के बाद ही जवाब दिया जाए। उनका कहना था कि अगर हमला तय है तो जवाब भी पहले दिया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हालात में कब्जे वाले इलाके यानी इजराइल और अमेरिका के सैन्य व शिपिंग ठिकाने निशाने पर होंगे। गलीबाफ ने यही नहीं कहा, उन्होंने दावा किया कि इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ टकराव की स्थिति में है। उन्होंने इन मोर्चों को नाम दिया आर्थिक युद्ध, संज्ञात्मक या नैरेटिव वॉर, सैन्य टकराव और आतंकवादी युद्ध। उनका कहना था कि ये चारों मोर्चे एक साथ सक्रिय हैं और ईरान इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लड़ाई का हिस्सा मानता है। यह बयान साफ करता है कि ईरान मौजूदा संकट को सिर्फ आंतरिक विरोध नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वॉर के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका से भी बयान आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान के लोग आज़ादी की ओर देख रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन लगातार फैलते ही जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन ईरानी जनता को समर्थन देने के लिए तैयार है। ईरान के सत्ता गलियारों में इस बयान को केवल समर्थन नहीं बल्कि सीधे हस्तक्षेप का संकेत माना जा रहा है। अब जरा ईरान के अंदर की इस तस्वीर हम समझते हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार को हुए प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। सरकार समाचार एजेंसी IRIB ने देश के अभियोजन जनरल मोहम्मद मुवाहिदी आज़ाद के हवाले से बताया है कि पश्चिमी प्रांत खैरमनशाह में हुई झड़पों में ये मौतें हुई हैं। सरकारी चैनल प्रेस टीवी के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए 200 प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार किया है और यह भी दावा किया कि उनके घरों से हथियार भी बरामद हुए हैं।
इसके साथ ही ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन बलों के बीच तालमेल बढ़ा दिया गया है और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को अगले स्तर पर ले जाया गया है। रादान का कहना है कि अशांति के पीछे मौजूद मुख्य जो तत्व हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा प्रदर्शनों में ज़्यादातर मौतें चाकू और धारदार हथियारों से हुई हैं और गोली चलने की दूरी बेहद नज़दीक थी। उनके मुताबिक इससे संकेत मिलता है कि ये घटनाएं सुरक्षा बलों द्वारा नहीं बल्कि प्रशिक्षित और निर्देशित तत्वों द्वारा की गई हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी। ईरानी रियाल की तेज गिरावट, बढ़ती महंगाई और बदहाल आर्थिक हालात ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे ये गुस्सा तेहरान से बाहर निकलकर कई दूसरे शहरों तक फैल गया। सरकार की ओर से अब तक किसी तरह के आधिकारिक हाथाहाथ आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ईरानी मेडिकल स्टाफ और लोकतंत्र सोर्सेस के हवाले से कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। शनिवार को मेडिकल स्टाफ ने सैकड़ों मौतों की जानकारी दी। वहीं तेहरान के एक डॉक्टर ने टाइम मैगजीन को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राजधानी के 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से ज़्यादातर की मौत कथित तौर पर जिंदा गोलियों से की गई। इसी बीच ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद किए जाने का मामला भी सामने आया है। लंदन स्थित इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेट ब्लॉक्स ने बताया कि ईरान अब 48 घंटे से ज़्यादा समय से ऑफलाइन है। संस्था के मुताबिक टेलीमेट्री डेटा साफ दिखाता है कि देशव्यापी इंटरनेट पाबंदी पूरी तरह लागू है। ये जानकारी अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है। गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट, गिरफ्तारियां और मौतें मिलकर ईरान को एक गहरे आंतरिक संकट में धकेल रही हैं। आज सिर्फ ईरान के लोग सड़कों पर नहीं हैं, ईरान जल रहा है, बल्कि कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था और सूचना के मोर्चे पर भी आग में गिरा है। संसद से आए युद्ध की चेतावनी, अमेरिका का खुला समर्थन, सड़कों पर बहता खून और इंटरनेट की खामोशी ने यह सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यह सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संकट ईरान की सीमाओं में सिमटता है या पूरे पश्चिम एशिया को अपनी झपेट में ले लेता है।